आज डिस्कस करेंगे फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ दैट इज हिमालयाज। हिमालयाज कल मैंने बताया था कौन से माउंटेन्स हैं हिमालयाज, जरा मुझे बताओ। यंग फोल्ड माउंटेन्स। कैसे बने हैं? प्रोसेस क्या नाम क्या है? फोल्डिंग, या यहाँ पे दो प्लेट्स की क्या हुई है? कन्वर्जेंस। प्लेट प्लेट कन्वर्जेंस हुई है। प्लेट प्लेट कन्वर्जेंस हुई है। अच्छा, किन दो प्लेट्स की हुई है? इंडियन प्लेट, शाबाश, एंड यूरेशियन प्लेट, ठीक, राइट। जब ये दो प्लेट्स आपस में कन्वर्ज कर गए हैं तो इंडियन प्लेट जो है उसकी थोड़ी सी सबडक्शन हुई है। क्या हुई है? सबडक्शन। सबडक्शन का मतलब क्या होता है कि एक प्लेट जो है वो जब दूसरे प्लेट के साथ टकराता है, कोलाइड करता है, तो एक प्लेट जो है दूसरे प्लेट के अंदर चला जाता है, दैट मींस उसके नीचे चला जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सबडक्शन। क्या कहते हैं? सबडक्शन। तो ये यूरेशियन प्लेट है। यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट हुआ है इंडियन प्लेट। क्या हुआ है? इंडियन प्लेट। लेकिन इन दो प्लेट्स के बीच में there was a huge sea that was called the Tethys Sea. टेथीस सी इनके बीच में था। ये क्रम्बल हो चुका है। क्या हो चुका है? क्रम्बल हो चुका है। जब दो प्लेट्स आपस में टकराए, यहां से भी प्लेट आया, यहां से भी प्लेट आया, मान लो ये तो स्टेशनरी था, जब ये दो प्लेट्स मिले तो इसकी क्रम्बलिंग स्टार्ट हो गई। क्रम्बलिंग स्टार्ट हो गई, ठीक। यहां पे एक इफेक्ट हुआ, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड डबल लेयर इफेक्ट। क्या कहते हैं उसको? डबल लेयर इफेक्ट। डबल लेयर इफेक्ट से क्या हुआ कि ये जो टेथिस सी का सी फ्लोर है वो स्क्वीज हो गया। क्या हो गया? स्क्वीज हो गया। और उसकी ऐसे वो उसने फर्दर राइज दिया। किसको राइज दिया? राइज दिया हिमालयाज को। राइज दिया हिमालयाज को। राइज दिया हिमालयाज को, ठीक। तो दो तरीके यहां पे अब याद रखिए। एक तो जब हिमालयाज बने, एक तो जब फॉर्मेशन हुआ हिमालयाज का, तो कन्वर्जेंस ऑफ टू प्लेट्स हो गया। कन्वर्जेंस ऑफ टू प्लेट्स। यूजुअली जहां पे दो टेक्टोनिक प्लेट्स कन्वर्ज होते हैं, ये आप याद रखेंगे, जहां कहीं पे भी वायर देयर इज कन्वर्जेंस ऑफ टू प्लेट्स, ठीक है, वहां पे एक प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड दी फोल्डिंग। फोल्डिंग मींस यहां से अभी क्रस्ट ऐसे था ना, ऐसे क्रस्ट ऐसे था, जब आपस में मिला तो इस क्रस्ट को ऐसे हो गया, ठीक है। आप एक गारमेंट को लाइए ना, ऐसे गारमेंट है, ठीक, या इस शीट को ही लीजिए, अगर मैं वहां से कंप्रेशनल फोर्सेस लगा दूं तो ये बीच में ऊपर चढ़ेगा। बीच में क्या चढ़ेगा? इमेजिन करो यहां से ये कंप्रेशनल फोर्स है, सिंपल है, ये कंप्रेशन है, कंप्रेशन, यहां से भी कंप्रेशन, तो ये इस क्रस्ट को ऊपर चढ़ा देता है। इस क्रस्ट को क्या करता है? ऊपर चढ़ा देता है। इसको कहते हैं फोल्डिंग, है। इसी के साथ साथ, इस कंप्रेशन के साथ साथ, यहां पे क्योंकि टेथिस सी बीच में था, उसका फ्लोर भी स्क्वीज हो गया। उसने फर्दर राइज दिया। किसको राइज दिया? हिमालयाज को, ठीक है। तो भी इसको डबल लेयर इफेक्ट भी कहते हैं। डबल लेयर इफेक्ट भी कहते हैं। दूसरा मैंने कल बताया था आपको एक चीज, वो ये कि हमारा जो इंडियन प्लेट है वो अभी भी अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी जो है ले रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है? अभी भी ऊपर ऊपर चढ़ रहा है।
उसकी वजह से क्या हो रहा है, हिमालयाज आर स्टिल राइजिंग, हिमालयाज आर स्टिल राइजिंग, स्टिल राइजिंग। तो उनकी हाइट जो है इंक्रीज हो रही है बाई फ्यू सेंटीमीटर्स पर ईयर। अभी भी ऐसा कुछ हो रहा है, अभी भी ऐसा हो रहा है। दे आर स्टिल राइजिंग, दे आर स्टिल राइजिंग, जिसकी वजह से हाइट ऑफ द हिमालयाज फर्दर इंक्रीज हो रही है, हाइट ऑफ द हिमालयाज फर्दर इंक्रीज हो रही है। तो हिमालय जो है यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। अब और दुनिया में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां पे फोल्ड माउंटेन्स पाए जाते हैं, बहुत से एंडीज हैं जहां पे कन्वर्जेंस। यहाँ पे यूजुअली जो है हिमालयाज के बारे में आप एक चीज याद रखोगे, और किन दो कन्वर्जेंस किन की हो रही है, कन्वर्जेंस ये दोनों जो है कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, क्या है, कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, ठीक। कई जगहों पे आप देखोगे कि हमारा जो अर्थ है वो ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का कॉम्बिनेशन है। कहीं पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कहीं पे हमारा ओशन। ओशन 70% ऑफ द अर्थ पे है, 71% ऑफ द अर्थ के एरिया पे है, उसके हिसाब से ओशनिक क्रस्ट भी है। अब जहाँ पे ओशनिक प्लेट होगा उसको हम कहते हैं ओशनिक क्रस्ट प्लेट। तो कहीं पे कॉन्टिनेंटल प्लेट भी है, कहीं पे ओशनिक प्लेट भी है। तो जरूरी नहीं है कि कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस ही हो जाए, कहीं पे ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में कन्वर्ज कर रहा है, कहीं पे दो ओशनिक प्लेट्स आपस में कन्वर्ज कर रहे हैं, कहीं पे दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कन्वर्जेंस। यहाँ पे आप ये याद रखोगे एक चीज कि प्लेट टेक्टोनिक्स में तीन प्लेट्स आपस में तीन तरीके से इंटरैक्ट करते हैं, प्लेट्स आपस में तीन तरीके से इंटरैक्ट करते हैं। प्लेट बाउंड्रीज ये है ना, ये वाली जो जगह है इनको प्लेट बाउंड्रीज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेट बाउंड्रीज। ये प्लेट 1, ये प्लेट 2, ये प्लेट 3, ये प्लेट 4, ये प्लेट 5, ये प्लेट 6, ठीक है, समझ रहे हो। अगर ये और ये आपस में मिल रहे हैं, आपस में पास आ रहे हैं, इसको कन्वर्जेंस क्या कहते हैं। यहाँ पे प्रोसेस होके उसका नाम है फोल्डिंग। क्या नाम है, फोल्डिंग। अगर 3 और 4 आपस में दूर जा रहे हैं तो इसको कहते हैं फॉल्टिंग। क्या कहते हैं, फॉल्टिंग। और इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंस। क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस। या तो चौथी चीज, ये जो प्लेट है ये आपस में स्लाइड पास करेंगे, स्लाइड पास ईच अदर। क्या करेंगे, स्लाइड पास ईच अदर। इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मिंग। क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग या स्लाइडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लाइडिंग, ठीक है। याद आप एक चीज रखोगे, चाहे कन्वर्जेंस हो, डाइवर्जेंस हो, चाहे या ट्रांस, ये जो दो प्रोसेसेस है ना, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, इन्हीं में नया क्रस्ट बनता है, न्यू क्रस्ट इज फॉर्म्ड, या क्रस्ट चेंजेस। क्रस्ट में क्या आ जाती है, चेंजेस आ जाती है। इस प्रोसेस से अर्थ के क्रस्ट में कोई चेंज नहीं आती, इस प्रोसेस से अर्थ के क्रस्ट में कोई चेंज नहीं आती। दैट इज द ट्रांसफॉर्म। हिमालय के केस में ये कन्वर्जन हुआ, ठीक। अब ये ओशनिक प्लेट, ओशनिक प्लेट के बीच में भी हो सकता है, कॉन्टिनेंटल प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट के केस में भी हो सकता है, कॉन्टिनेंटल प्लेट ओशनिक प्लेट के केस में भी हो सकता है। तो प्लेट्स कोई भी हो सकते हैं, प्लेट्स कैन बी कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल, ओशनिक ओशनिक, या दोनों, ठीक। अब हमारा जो हिमालयाज है ये एशिया में पाया जाने वाला इट इज अ माउंटेनस रेंज, माउंटेनस रेंज फाउंड इन एशिया, एशिया में ही है ना, स्पैनिंग 6 कंट्रीज, स्पैनिंग 6 कंट्री। एशिया में पाया जाने वाला रेंज ऑफ माउंटेन है, माउंटेन रेंज है, ऐसे क्रिसेंट शेप्ड है, ऐसे ऐसे है, ऐसे,
ठीक है ना। अभी हम देखेंगे इसको, 6 कंट्रीज स्पैन कर रहे हैं। एक तो पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल एंड भूटान। कितने हो गए? 6 कंट्रीज। माउंटेनस रेंज अब इन 6 कंट्रीज में है। There are about 55 million people. How many? 55 million. In all these countries who are living alongside the Himalayas, who are living alongside the तो डेमोग्राफिक कैरेक्टर जो है उसके हिसाब से there are 55 million people residing in the pockets of this range. 55 million people residing in the pockets of this range. In the pockets of this range. In the pockets of this range. Now, देख लीजिए, हिमालयाज में बहुत सारे रिवर्स एंटर करते हैं। जब हिमालयाज नहीं थे तब ऊपर क्या था, बल्कि आपको ये समझ में आना चाहिए हिमालयाज एक ट्रांजिशनल माउंटेन रेंज, किसके बीच? अगर नॉर्थ में देखें यहाँ पे तिब्बतियन प्लेट्यू है। क्या है? तिब्बतियन प्लेट्यू। क्या है? तिब्बतियन प्लेट्यू। और साउथ में देखेंगे तो ग्रेट इंडियन प्लेन्स, ग्रेट इंडियन प्लेन्स। तो फिर क्या हुआ? इट इज अ ट्रांजिशनल माउंटेन रेंज बिटवीन द टू, राइट? ट्रांजिशनल माउंटेन रेंज बिटवीन द टू। इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ बनाते हैं। इट इज अ ट्रांजिशनल माउंटेन रेंज बिटवीन द टू। ऊपर तिब्बतियन प्लेट्यू है, नीचे ग्रेट इंडियन प्लेन्स है। इससे पहले जो prior to Himalayas, there were rivers which were originating from Tibetan plateau, and their mouth was Tethys Sea. अब जब यहाँ पे हिमालयाज आ गए तो हिमालय से ड्रेनेज थोड़ा चेंज हो गया। अब यहाँ पे रिवर्स ओरिजिनेटिंग, बल्कि आपको ये पता होना चाहिए देयर आर अबाउट 100 बिग पीक्स फाउंड इन द हिमालयाज। और ड्रेनेज की बात करें, 3 बड़े रिवर्स यहाँ से निकलते हैं, बड़े रिवर्स एशिया में। एक तो है इंडस, दूसरा है गंगा, तीसरा है ब्रह्मपुत्र, है ना? तीसरा है ब्रह्मपुत्र। एक ही रेंज से निकलते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है? खासकर मैं इंडस और ब्रह्मपुत्र की बात करूं तो कैलाश रेंज से ही निकलती है। अगर मैं यहाँ पे एक जगह है दैट इज मानसरोवर, ठीक है, तो यहाँ से इंडस एंटर्स लेह है, यहाँ पे लेह एंटर करता है। प्लेस का नाम कल भी मैंने बताया था, देमचौक करके। फिर इसी तरह स्कार्दो गिलगित में एंटर करता है, फिर नीचे अपनी टर्न ले लेता है। यहाँ पे एक इसको सिंटैक्शल बेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंटैक्शल बेंड। मतलब यहाँ पे एक गौर सी बनती है, तो ये जो रिवर है ये डाउनवर्ड अपनी जर्नी ले लेता है। इसलिए यहाँ पे एक रेंज है, दैट रेंज इज कॉल्ड नंगा पर्वत। दैट रेंज इज कॉल्ड नंगा पर्वत। नंगा पर्वत उस रेंज का नाम। तो फिर ये नीचे पंजाब प्लेन्स में आ जाता है, पंजाब प्लेन्स में आ जाता है। इस मेन रिवर कोर्स के साथ यहाँ पे छोटी छोटी रिवर्स बहुत सारी निकलती है, जैसे चिनाब वगैरह है ना? जैसे चिनाब है जो इंडस रिवर सिस्टम बनाती है, इंडस रिवर सिस्टम बनाती है, रिवर सिस्टम जो है बनाती है, उसके साथ बहुत सारे रिवर्स।
5 तो हमारी फेमस है, जैसे चिनाब है, जैसे झेलम है, जैसे रावी है, जैसे बियास है, जैसे सतलुज है। ठीक है, ये इसके साथ मिलते हैं। और ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। फिर लास्ट में ये कहाँ पे, अरबियन सी में है, इसका माउथ है। इसका माउथ कहाँ पे है, अरबियन सी में। इसी तरह यहाँ कुछ ही दूरी पे एक और रिवर ओरिजिनेट होती है। दैट रिवर इज कॉल्ड ब्रह्मपुत्र रिवर, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड यारलैंग ज़ेंगपो रिवर। यारलैंग ज़ेंगपो इसको कहते हैं तिब्बत में। ठीक है, तो ये सारी रेंजेस जो है ये तिब्बत में है। तो तिब्बत, ये चाइना ऑक्यूपाइड है, इसको चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत कहते हैं। लेकिन हिमालयाज में ही निकलती है दिस माउंटेन रेंज इज कॉल्ड कैलाश रेंज। क्या कहते हैं, कैलाश रेंज। बल्कि मानसरोवर लेक जो है हिंदू पिलग्रिमेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से उत्तराखंड से एक निकलती है यात्रा शिपकिला पास की। यहाँ पे एक पास है, तो याद रखना, दैट इज कॉल्ड द शिपकिला पास। शिपकिला पास, यहाँ से निकलती है एक यात्रा हिंदू पिलग्रिमेज, उसको कहते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा। मानसरोवर यात्रा, जैसे पहलगाम में निकलती है ना अमरनाथ यात्रा, उसी तरह हिंदूज के लिए भी ये सीक्रेट यात्रा। तो हिमालय इस तरीके से हमें ये भी पता चलता है कि हिंदुइज्म और बुद्धिज्म के कल्चरल इथॉस को शेप कर रहा है। उनके रिलीजन्स या कल्चरल एस्पेक्ट इसका भी उसमें है इवन ऑल। चलिए वो दूसरी बात है। इसी तरह यहां से गंगा भी ट्रैवर्स करता है। ठीक है, बिफोर दे एंटर इनटू, हाँ, फिर गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में मिलते हैं बांग्लादेश। ठीक है, फिर आपस में यही बनाते हैं, दे एंटर इनटू बे ऑफ बंगाल बिफोर दे मेक अ बिग ह्यूज डेल्टा दैट इज कॉल्ड द सुंदरबन डेल्टा। डिटेल में हम देखेंगे इसको, लार्जेस्ट डेल्टा। लेकिन कहने की बात यह है कि ये जो रिवर रेंजेस दोनों हैं, ये मैं कहता हूं नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट एक एक्सटेंट देते हैं हिमालयाज का, इस आर्क का, जो कि टोटल लेंथ अगर मैं मान लूं वो आती है रफली 2500 किलोमीटर। कितनी, 2500 किलोमीटर हिमालयाज। नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट तक रफ लेंथ कितनी आती है, 2500 किलोमीटर। 2500 किलोमीटर। और ये रेंज जो है ये आप याद रखना, कहां से कहां तक है, एक तो नंगा पर्वत से, और यहाँ पे जब ये एंटर करता है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे भी एक सिंटेक्शल बैंड बनाता है, गॉर्ज बनाता है। वहां पे भी एक पीक है दैट इज कॉल्ड दी नामचा बरवा पीक है ना, नामचा, बल्कि यहाँ पे इसको दिहांग गॉर्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, दिहांग गॉर्ज। ठीक, जब हम बात करते हैं, फिर जब यहां से नीचे की तरफ आ जाएंगे तो ऊपर ही हमें एक रेंज मिलेगी। ये क्योंकि हिमालय जो है ना, इट इज इसमें बहुत सारे रेंजेस आते हैं, और वो रेंजेस जो है ऑलमोस्ट पैरेलल चलते हैं। क्या चलते हैं, पैरेलल चलते हैं, पैरेलल टू ईच अदर, नॉर्थ से साउथ। सबसे ऊपर दैट इज दी ट्रांस हिमालय। फिर इसके नीचे ग्रेटर हिमालयस। ठीक है, ग्रेटर हिमालयस। फिर इसके नीचे लेसर हिमालयस। फिर इसके नीचे आउटर हिमालयस। आउटर हिमालयस, इसको शिवालिक्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, शिवालिक्स। नाउ कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री में इन 4 रेंजेस में से सबसे यंग रेंज कौन सी है। जियोलॉजिकल हिस्ट्री में इन 4 रेंजेस में सबसे यंग रेंज कौन सी है, शिवालिक्स। शिवालिक्स इज द यंगेस्ट रेंज। शिवालिक्स इज द यंगेस्ट रेंज। और जब हम बात करते हैं कि ऑल्टीट्यूड या हाइट पर्सपेक्टिव क्या है, हाइट पर्सपेक्टिव
जब हम इंडियन प्लेन्स से आ जाते हैं ना ऊपर, तो पहले हमें शिवालिक्स मिलते हैं, उसके बाद लेसर हिमालयाज मिलते हैं, उसके बाद ग्रेटर हिमालयाज मिलते हैं, उसके बाद ट्रांस हिमालयाज मिलते हैं। तो ये जो है ओवरऑल स्लोप पर्सपेक्टिव है कि सबसे ज्यादा हाइट कहाँ पे है, ग्रेटर हिमालयाज, यहाँ फिर ये ट्रांस हो गया, ये लेसर हो गया, ये आउटर हो गया, ये स्लो पर्सपेक्टिव। फिर अगर मैं यहां से बताऊं, यहां से क्या है, दिस इज द तिब्बतियन प्लेटो, दिस इज द तिब्बतियन प्लेटो। और यहां से क्या है, यहां से प्लेन्स है ना, जिनको हम क्या कहते हैं, ग्रेट इंडियन प्लेन्स। ठीक, ग्रेट इंडियन प्लेन्स। ठीक, तो स्ट्रेच क्या है कि दो रिवर्स इसका लॉन्ग, ये हम देते हैं दो रिवर्स इसका नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट एक्सटेंड देते हैं, तो इंदस रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर। इंदस रिवर फ्रॉम नंगा पर्वत रेंज टू Brahmaputra river where it enters the Arunachal Pradesh, the range is called the Namcha Barwa। ठीक है, वहां से हमें ये इसका टोटल एक्सटेंड देते हैं। अगर मैं इसका विड्थ देख लूँ नॉर्थ साउथ विड्थ देख, तो इट इज कहीं पे आपको आ जाएगा 300 किलोमीटर, कहीं पे आ जाएगा 150 किलोमीटर, कहीं पे यहाँ पे देखो ये जो है, ये है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालयाज एंड दिस इज साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालयाज। अगर मैं रीजनली देखूं, अगर मैं यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ, ठीक, तो हिमालयाज तक पहुंचते पहुंचते मुझे पहले जेंटल स्लोप्स आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, जेंटल स्लोप्स। लेकिन अगर मैं यहां से ले लूं ऊपर की तरफ, तो यहां से मुझे एब्रप्ट स्लोप आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, स्टीप स्लोप्स आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, स्टीप स्लोप्स आ जाते हैं, स्टीप स्लोप्स आ जाते हैं। क्लियर है बात। अब अगर यहां से देख लूं, यहां से हिंदू कुश माउंटेन है, हिंदू कुश माउंटेन्स है, यहां से आप देख लो तिब्बतियन प्लेट्यू है, यहां से ग्रेट इंडियन प्लेन्स है, और यहां से हमारा फिर ये आ जाते हैं एंड जो इसका है, यहां से इन हिल्स को क्या कहते हैं, पूर्वांचल हिल्स, पूर्वांचल हिल्स। अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, तो हिमालयाज हैव ऑलवेज स्टूड एज अ फिजिकल बैरियर टुवर्ड्स द एक्सटर्नल एग्रेशन, टुवर्ड्स द एक्सटर्नल। उसका क्या मतलब कि एक बैरियर इसने एक्ट किया है, इट एक्ट्स एज अ बैरियर, एक्टेड एज अ बैरियर, as a physical barrier against the external aggressions, against the external aggressions, and also has modified Indian monsoons या क्लाइमेट, सब कॉन्टिनेंट का जो क्लाइमेट है उसको मॉडिफाई करने में हिमालयाज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। एंशिएंट हिस्ट्री में वाइडेंड मोस्ट उतने ज्यादा एक्सटर्नल एग्रेशन यहां से नहीं हुए हैं, कहां से, वाई, इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर द एम्पायर्स टू क्रॉस दिस फिजिकल बैरियर, इस बैरियर को क्रॉस करना फिर अटैक करना इंडियन टेरिटरी पे, तो इट एक्टेड एज अ फिजिकल बैरियर अगेंस्ट द external aggressions, and therefore it also modified the, it has also acted as a barrier against physical aggressions, also modified the Indian climate। had there not been Himalayas, तो इंटायर नॉर्थ इंडिया जो है वो फ्रीज हो चुका होता, क्योंकि ऊपर जो है सेंट्रल एशिया है, वहां से सेंट्रल एशियन विंड्स आती हैं, साइबेरियन विंड्स आ जाती है। हैड देयर बीन नो हिमालयाज, एंटायर इंडियन ग्रेट प्लेन्स वुड हैव फ्रोजन। और दूसरा, इंडियन हिमालयाज और तिब्बतियन प्लेट्यू का एक बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल है इंडियन मॉनसून्स को मॉडिफाई करने का, देयरफॉर इट हैज अ वेरी मेजर रोल इन मॉडिफाइंग द इंडियन क्लाइमेट। इंडियन क्लाइमेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आज के डे एंड एज में आप देखोगे कि हिमालयाज इंडिया के कल्चर को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है। फॉर आई से, अभी मैंने आपको बताया हिंदुइज्म और बुद्धिज्म की बहुत ज़्यादा रिलीजियस पिलग्रिमेजेस हिमालयाज में है, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो तिब्बत हो, चाहे वो इसी तरह लद्दाख हो, कश्मीर हो, उत्तराखंड हो, ऑल दीज प्लेसेस
जितनी भी ये कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे हिंदुइज़्म और बुद्धिज़्म की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस हैं। देयरफॉर इट आल्सो इम्पैक्ट इट हैज़ अ ग्रेटर एम्फेसिस इंडियन कल्चर पे, है ना? इंडियन कल्चर पे। और उसी तरह इट हैज़ गॉट इमेंस टूरिज़्म पोटेंशियल, है ना? टूरिज़्म पोटेंशियल बहुत ज़्यादा इमेंस है हिमालयाज़। एवरी ईयर यू सी इन द समर्स द फुटफॉल इन द हिमालयाज़ इंक्रीज़ टूरिज़्म एक्टिविटीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती हैं बिकॉज़ ऑफ द लैंडस्केप्स बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है ना? इट केटर्स टू द 50 मिलियन 55 मिलियन पॉपुलेशन जो यहाँ पे रिज़ाइड करती है, इट केटर्स टू देयर livelihood. It caters to their livelihood. But we have seen in recent times, due to climate change, the effects of the climate change and global warming have affected the crisis in Himalayas also. We see in recent times the glaciers in the Himalayas. There are thousands of glaciers residing, and even ki outside there's a range called Trans Himalaya में एक range आता है that is called the Karakoram range, है ना? Karakoram range. उसको हम third pole of Earth भी कहते हैं, है ना? Third pole of Earth. पोल्स के एक्सेप्ट दुनिया के जो बड़े से बड़े कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स हैं वो रिजाइड करते हैं इस रेंज में, देयरफॉर इट इज आल्सो पार्ट ऑफ हिमालयाज। लेकिन अब रिसेंट टाइम्स में हमने देखा कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स की वजह से द ग्लेशियर्स इन दिस माउंटेन रेंज हैव आल्सो स्टार्टेड रिसीडिंग, और उसके कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स हमने देखे, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो इसी तरह नेपाल हो। It is catastrophic effects have already started happening, and it therefore जो population reside करती है उनके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा अब आगे, because और दूसरा in recent times we have seen कि planetary pressures का मतलब tourism footfall भी वहाँ से कितना बढ़ रहा है इन places पे, और the incidences of pollution जो ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक फुटफॉल होता है, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो कोई और चीज़ हो, वो इन प्लेसेस पे वो उससे कितनी फ्लोरा और फौना क्या हो जाती है, अफेक्ट हो जाती है, इफेक्ट हो जाती है। तो क्राइसिस मैनेजमेंट यहाँ पे भी ज़रूरत है। वी नीड टू सेव द हिमालयंस लैंडस्केप, वी नीड टू और इसके अलावा हिमालय बायोडाइवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देयर आर स्पीशीज व्हिच आर एंडेमिक टू हिमालयाज and not they are not found in elsewhere in the world. If threatening this particular, we would eventually lose those species. Endemic species आपको पता है क्या होता है? Endemic मतलब जो particular place में बने हैं, जैसे यहाँ पे हांगुल है, endemic to Kashmir, that means it's not found elsewhere in the world. It's not found elsewhere in the world. So ड्रेनेज के परस्पेक्टिव से अगर हम देखेंगे कि इसका बेसन पूरे इंडिया इट इज रफ। अब नॉर्थ इंडिया में आप देखो, या पाकिस्तान में या नेपाल में, इन 3 रिवर्स का जो बेसिन है वो कितने मिलियंस ऑफ पीपल को क्या करता है, कैटर करता है, एग्रीकल्चरल या इरिगेशनल फैसिलिटीज देके, है ना? तो उसका इफेक्ट कितना है, इकोनॉमिक इफेक्ट उसका कितना है, ह्यूज ह्यूज इमेंस। एंड इसके अलावा इसके अलावा आई वांट टू शेयर वन मोर थिंग अबाउट द हिमालयाज, कि फिर इसके कुछ लॉन्गिट्यूडनली ना, ये तो ऊपर से नीचे मैंने लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बोला, फिर ऐसे लॉन्गिट्यूडनली भी हमने इनको डिवाइड किया है। ये मान लो पंजाब हिमालयाज है, फिर आसाम हिमालयाज है, नेपाल हिमालयाज है ना, और यहाँ से आसाम हिमालयाज है, ये नेपाल हिमालयाज। तो लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स भी हमने इनको किए हों, लॉन्गिट्यूडनल डिविजन भी हमने इनको, ठीक है। अब हमारा जब हिमालयाज को लेंथ एंड ब्रेड्थ में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो ये मैंने कल बताया था, पूर्वांचल हिल्स क्या है? पूर्वांचल हिल्स आर एक्चुअली, जरा इस मैप की तरफ देखिए, पूर्वांचल हिल्स आर एक्चुअली द हिल्स विच आर फाउंड इन दिस रीजन। यहाँ पे मान लो अरुणाचल प्रदेश तक तो हिमालयस खत्म हो जाते हैं, अब इनका एक्सटेंशन आता है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कुछ हिल्स की चेन है, बल्कि मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, एक सेकेंड। क्या चढ़ गया?
देखिए, these are the hill ranges found in these states. In these states, कौन कौन सी स्टेट है? एक तो है नागालैंड, ठीक है, नागालैंड, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, ठीक है ना, त्रिपुरा। और बीच में जो है ना गारो खासी जयंता हिल्स, दीज आर पार्ट ऑफ, कल भी मैंने बताया था पेनिनसुलर प्लेटो, दीज आर गारो खासी जयंता। अब ये हिल्स रेंजेस हैं, दाफला हिल्स, पटकाई हिल्स, मिशमी हिल्स, अबोर हिल्स, नागा हिल्स, लुशाई हिल्स, बरेल रेंज, गारो हिल्स, खासी। ये जो गारो खासी जयंता हिल्स हैं, दीज आर पार्ट ऑफ पेनिनसुलर। और ये जो है ना नागा हिल्स और गारो खासी जयंता हिल्स के बीच में एक रेंज है, इस रेंज को बराल रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? बराल रेंज। अब कुछ बुक्स लिखती हैं कि ये जो हिल्स हैं दे आर एक्सटेंशंस ऑफ हिमालयाज, दे आर एक्सटेंशंस ऑफ हिमालय, बट दे आर नॉट द एक्सटेंशन। अब मेन हिमालयाज के साथ इनको नहीं पढ़ते, मेन हिमालयाज के साथ इनको नहीं पढ़ते। यूजुअली आप देखो यहाँ से म्यांमार है, ये हिल जो है एक नेचुरल वाटर शेड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वाटर डिवाइड बनाते हैं बिटवीन म्यांमार एंड इंडिया। और ये बिगर पार्ट, अगर आप इस रीजन को देखोगे, ये इज डेंसली वेजिटेटेड, दिस होल रीजन इज डेंसली वेजिटेटेड। और यहाँ पे प्रेसिपिटेशन बहुत ज्यादा होती है, और प्रेसिपिटेशन बहुत ज्यादा, तो डेंस वेजिटेशन यहाँ पे है। तो इट इज रीजन, दिस रीजन इज पार्ट ऑफ, उसको हम कहते हैं इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, दिस होल रीजन, ठीक, दिस आर्क। अब ये भी है कि जो हमारा हिमालयाज है, इट इज टेक्टोनिकली एक्टिव, जिसको हम हिमालयन फॉल्ट, ग्रेट हिमालयन फॉल्ट भी कहते हैं। दिस होल रीजन कम्स अंडर जोन 5 सीज्मिक जोन 5 में आ जाता है पूरा रेंज। वो इसलिए बिकॉज दिस इज टेक्टोनिकली वेरी एक्टिव। ये जो सारा रेंज जो है, इट फॉल्स ओवर जहां पे प्लेट बाउंड्रीज मीट करती है ना, उसको फॉल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉल्ट कहते हैं। ये सारा जो रेंज है उसी फॉल्ट पे। सो दिस होल रेंज इज टेक्टोनिकली वेरी एक्टिव। बल्कि मैं आपको एक सेकेंड, अगर आप इस रेंज को देख लो, ये जो सारा रेंज ही है, इट इज टेक्टोनिकली एक्टिव। ये सारा जो रेंज है, इट फॉल्स ओवर दिस फॉल्ट। और फॉल्ट किन दो प्लेट्स के बीच में है? नीचे है इंडियन प्लेट, और ये है ऊपर यूरेशियन प्लेट। और ये किस में आता है? सीज्मिक जोन 5 में, सारा सीज्मिक जोन 5 में आ जाता है, सीज्मिक जोन 5 में आ जाता है। So टेक्टोनिकली इट्स वेरी एक्टिव। तभी हम देखते हैं इट इज मोस्ट वेल, कोई भी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी यहाँ पे हो जाए, मान लो अगर प्लेनेटरी प्रेशर ज्यादा बढ़ जाते हैं, डिफॉरेस्टेशन हमने ज्यादा की। अब रिसेंट टाइम्स में हमने देखा कि इन लास्ट 30 years डिफॉरेस्टेशन हैज एक्सेलरेटेड इन दिस एरिया। तो उसकी वजह से सब्सिडेंस के इश्यूज हो रहे हैं, लैंड सब्सिडेंस उत्तराखंड में, ठीक है, लैंडस्लाइड्स वगैरह, दैट हैज अ ह्यूज कॉस्ट ओवर पॉपुलेशन रिजाइडिंग इन दिस एरिया। प्लस दिस एरिया, यहाँ पे एक पॉपुलेशन तो ये, और ऊपर से कुछ ट्राइबल पॉपुलेशन भी यहाँ पे रिजाइड करती है, ट्राइबल पॉपुलेशन खासकर साउथ ईस्ट साइड से, यहाँ इन हिमालयाज में, और लेसर हिमालयाज ऑफ हिमाचल, या इसी तरह कश्मीर हिमालयाज के लेसर, वहां पे हम देखते हैं ट्राइबल पॉपुलेशन भी रिजाइड करती है, एसटीज खासकर, ठीक। तो जब हम इसको नेक्स्ट लेक्चर्स में वी विल सी एन ओवरऑल, जैसे फिजियोग्राफिक कैरेक्टर है, फिर इकोनॉमिक कैरेक्टर है, इसी तरह डेमोग्राफिक कैरेक्टर और प्रेजेंट स्टेटस वगैरह, वो सारी चीजें
इसमें देख लेंगे आप, ठीक? तो इंशाल्लाह इसमें सिलेबस तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम मंडे इंशाल्लाह।